ये उन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। टॉपिक है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। इस टॉपिक को कुछ अलग अलग नामों से भी बुलाया जाता है, जैसे नो फॉल्ट लायबिलिटी या रूल इन रायलेंस वर्सेस फ्लेचर केस। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि कौन सा वो रूल था जो रायलेंस एंड फ्लेचर वाले केस में बताया गया, या नो फॉल्ट लायबिलिटी क्या होती है, या स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होती है। तो अब देखते हैं ये होती क्या है। जैसे इसका नाम ही बता रहा है, नो फॉल्ट लायबिलिटी या स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। इसका क्या मतलब हुआ कि आपका कोई फॉल्ट था ही नहीं, फिर भी आपको लायबल ठहराया जाएगा। अच्छे से समझो कि आप नेग्लिजेंट भी नहीं थे, आपने ऐसा इंटेंशनली भी नहीं किया, आप पूरा केयरफुल थे, आप अपनी तरफ से पूरा केयरफुल थे, येट मेड लायबल, फिर भी आपको लायबल ठहराया जाएगा। ये होती है नो फॉल्ट लायबिलिटी या स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। पर क्यों? ये इसके एसेंशियल्स में देखिए आप कि आपके पास कोई डेंजरस थिंग थी और उसको आपने नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड में इस्तेमाल किया और फिर वो इस्केप कर गई। वो डेंजरस थिंग क्या हो सकती है, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड क्या होगा, और तीसरा एसेंशियल, वो इस्केप कैसे करेगी। ये आप केस से समझिए, राइलेंस वर्सेस फ्लेचर। इस केस में क्या हुआ होता है, एक पर्सन एक रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट करवाता है जिसमें उसने बहुत सारा वाटर इकट्ठा करना होता है अपनी मिल्स के लिए। उसकी मिल्स होती हैं, तो जब उस रिजर्वायर को भरा जाता है तब वो रिजर्वायर बर्स्ट कर जाता है, जिससे कि जो पानी होता है वो एक पर्सन की माइंस में चला जाता है। तो वो पर्सन केस करता है। तो इस केस में ऑब्जर्व किया जाता है कि जिसका रिजर्वायर था वो नेग्लिजेंट भी नहीं था, मतलब केयरफुल था, उसने ऐसा इंटेंशनली भी नहीं किया, उसको तो वाटर अपनी मिल्स के लिए चाहिए था। पर देखा गया कि जो वाटर है वो डेंजरस थिंग साबित हो सकती है। दूसरा देखा गया कि जो लैंड का नॉन नेचुरल यूज हुआ है, मतलब अगर हम डोमेस्टिक वर्क के लिए पानी को इकट्ठा करते हैं तो बहुत कम क्वांटिटी में करते हैं, तो ये नेचुरल यूज है, बहुत ही आम है। पर जब हम इतनी ह्यूज क्वांटिटी में पानी को स्टोर करते हैं लैंड पर, तो ये नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड में आ जाता है। और तीसरी चीज क्या हुई, वो पानी स्केप कर गया। तो ऐसी चीजें जहां पर मौजूद होंगी उसको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में ट्रीट किया जाएगा। भले ही आप नेग्लिजेंट ना हो, आप पूरे केयरफुल थे और आपने इंटेंशनली भी नहीं किया, तो आपको लायबल ठहराया जाएगा। मतलब आपका इसमें कोई कसूर नहीं था, फिर भी आपको लायबल ठहराया जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल आप डेंजरस थिंग्स और नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड और स्केप के लिए कुछ और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे आप किसी गैसेस से काम लेते हैं, वो भी डेंजरस थिंग्स में आती है, और जब लैंड पर आप उसका यूज करते हैं तो वो लैंड का नॉन नेचुरल यूज हो जाता है। ऐसे गैसेस हो सकती हैं, वाटर तो बता ही दिया, फायर हो सकती है, आखिर में वो स्केप कर जानी चाहिए। जैसे पानी चला गया कंट्रोल से बाहर और किसी का नुकसान कर दिया, उसका राइट था शांति से अपनी माइंस का काम करना, वो राइट उसका वायलेट हो गया। पर आगे भी केस में कुछ चीजें ऑब्जर्व करके कुछ बताई गई, वो है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के एक्सेप्शंस। यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शंस रख दिए गए। राइलेंस वर्सेस फ्लेचर में बताया गया कुछ एक्सेप्शंस हैं। पहला, एक्ट ऑफ गॉड। ये जनरल डिफेंसेस में जब एक्ट ऑफ गॉड किया था तब इसका जिक्र भी किया था, ये आप वहीं पर देख लीजिएगा। दूसरा एक्सेप्शन होगा प्लेंटिफ का कंसेंट, मतलब जिसको नुकसान हुआ है अगर उसी ने कंसेंट दिया हुआ था कि हाँ आप ऐसा कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी एक एक्सेप्शन आ गया। फिर आप स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में उसको केस नहीं कर सकते, उसको लायबल नहीं ठहरा सकते। तीसरा एक्सेप्शन, प्लेंटिफ का ओन फॉल्ट, मतलब जिसको नुकसान हुआ है उसकी खुद की ही गलती थी, तब फिर आप स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में किसी को लायबल नहीं कर सकते। चौथा एक्सेप्शन बताया गया इस केस में, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। अगर किसी थर्ड पार्टी के कारण ऐसा हुआ है तो भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से आप बच जाओगे। पांचवा एक्सेप्शन बताया गया स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। ये भी आप जनरल डिफेंसेस में स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को देख लीजिएगा, ये वही वाला एक्सेप्शन है, वही वाला डिफेंस है। तो ये है हमारा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का पूरा कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसलिए ध्यान से कीजिएगा।